गाइस, आज हम लेकर आए हैं जीसी लियोंग का चैप्टर 12। चैप्टर 11 तक हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, स्टैटिक पोर्शन देखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में जेन्युइन कंटेंट आपके लिए दिया जा रहा है पीएम पाठशाला द्वारा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को और अपने कमेंट्स फीडबैक्स देते रहिए ताकि चैनल को पता चलता रहे और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। राइट, तो आज हम ना चैप्टर 12 शुरू करने वाले हैं। कल हमने आइलैंड्स और कोरल्स को देखा, आज हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस आपको उसी बात से समझ में आ जाएगी। अगर हमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो हम इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोथ द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि मैम सीधा जंप कर जाएं, कुछ बता दो, इन्वायरमेंट की वीडियोस बना दो। गाइस, पहले जीसी लियोंग देखो, आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद जब आप जाओगे इन्वायरमेंट करने तो वहाँ इजी होगा। तो इस सीक्वेंस में चलो आप। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, नई नई शुरुआती प्रिपरेशन है, पीएम पाठशाला आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। टेलीग्राम लिंक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की अपडेट वहाँ मिलती रहेंगी। तो इस बात का ध्यान रखना आप जी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं सीधा हमारे चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है द ओशंस। ओशंस यानी कि समंदर, यानी कि महासागर की बात की जाएगी। अब देखो, सबसे पहले ना इसको एक्सप्लोर कैसे करा गया। ओशन जो है, समझ लो वहाँ पर आप 70% से भी ज़्यादा अर्थ का सरफेस जो है वो ओशन से कवर्ड है। अब 70% से भी ज़्यादा कवर होने का गाइस ये मतलब हुआ कि अर्थ का सरफेस में ट्रेमेंडस पोटेंशियल है ओशन रिलेटेड वर्क करने का। जैसे अब आप सोचो, ओशन कितने सारे लोगों का सोर्स ऑफ फूड है, चाहे वो फिश स्पीशी हो, मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, सॉल्ट हो, दूसरे कुछ आज आपके मरीन जो फूड स्टफ्स होता है वो सब यहीं से होता है। अच्छा, ओशंस के कारण ही टाइडल से आप अपनी एनर्जी भी निकाल सकते हो, है ना। तो यानी कि फॉर्मल जो ओशनोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन होती थी, जो ब्रिटिशर्स ने पूरा एक्सपीडिशन करा चैलेंजर नाम से, तो वहीं पे पता चला कि अगर हम डीप सी एक्सपीडिशंस करते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी देखने को ओशंस के बारे में मिलेगी। तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आया कि जो ओशन है वो एक बहुत बड़ा संसाधन, एक बहुत बड़ा रिसोर्स के रूप में उभर सकता है। अब इसी के लिए ही यहीं से शुरू होती है ओशनोग्राफिक की स्टडी। कई बच्चे जो ज्योग्राफी ऑनर्स करते हैं वो सारे ये सारी स्टडीज़ करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी ना किसी ओशनोग्राफी पे या हाइड्रोग्राफी पे, समझ रहे हो आप। ओशनोग्राफी का मतलब है साइंस ऑफ द ओशंस। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिसेंट ईयर्स का। इसने बहुत सारी रिसर्च करी है डीप सी के बारे में। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक रिसर्च सेंटर है वो आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी, जिसका हेडक्वार्टर्स है कोपेनहेगन में। अगर हम ओशन को एक्सप्लोर करते हैं ना कभी भी, तो देखो बहुत एक्सपेंसिव मैटर है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और आपको बहुत कुछ ओशंस के बारे में पता भी चलता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखते हो ओशंस में क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जाएँ, कैसे क्या किया जाए, तो वहाँ पर है कि जैसे रडार के साउंडिंग करना, इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस को लेकर आना, प्रिसाइज डेप्थ के बारे में, ओशन फ्लोर्स के बारे में जानना, या मैप करना, ओशन के रिलीफ्स को मैप करना, या जितने भी जो ट्रेंड फ्रॉगमैन होते थे इनको मॉडर्न ब्रीदिंग एपरेटस वगैरह प्रोवाइड किया जाता था ताकि ग्रेटर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि ओशन के ग्रेट डेप्थ में जाने के बाद क्या होता है। तो जो बहुत सारे डीप की कोर्स सैंपल्स आने लगे, सारा हिस्टोरिकल है, तो वहाँ पे पता चलने लगा कि ओशन से भी डिपॉजिट तैयार होते हैं, जैसे ओजेज हैं, मड्स हैं, क्लेज है, ये भी सब तैयार होता है। फिर करंट फ्लो के बारे में जानने का मौका मिला कि कैसे कैसे इसके डेटा से और इंस्ट्रक्शंस मिलने की कोशिश करी गई। तो बहुत सारी डिस्कवरी हमने ओशनोग्राफिक में देखी। अच्छा, जब हम ओशन के बारे में स्टडी करते हैं, ओशन को बहुत डीप में हमने डेप्थ में जाके जब जाना, तो हमें पता चला कि यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है द रिलीफ ऑफ द ओशन। यानी जो ओशन का बेसिन है इन मैनी वेज वो लैंड सरफेस जैसा ही दिखता है। जैसे सबमरीन रिजेस हैं, प्लेटवेक्स है, कैनियंस हैं, प्लेन्स हैं, ट्रेंचेस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ओशन बेसिन जैसे ही लगते हैं।
अच्छा, इसमें पहला जो रिलीफ ऑफ द ओशन में अगर हम देखते हैं, पहला जो रिलीफ फीचर है ओशन का, वो है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो आज हम पूरा डेप्थ में ये समझ लेंगे कि ओशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि अगर हमने ओशन को ठीक से नहीं समझा तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर देंगे। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे ओशन रिलीफ फीचर्स में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में कि वो क्या होता है। देखो, ये बहुत बड़ा सीवर्ड एक्सटेंशन है, शैलो एरिया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 100 फैथम 600 फीट बोल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको मीटर में बताऊं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो 120 से लेके 370 मीटर तक ये डीप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर हम इसके बारे में समझते हैं तो हमें और जानकारी मिलेगी। कह रहा है देखो, यहाँ ना आइसोबाथ होते हैं, यानी आइसोबाथ का मतलब होता है वो कंटोर्स, मतलब जिससे आप नाप रहे हो, मेकिंग डेप्थ बिलो सी लेवल, कि कितनी मार्क करना एक तरह से, जहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सी लेवल से कितनी गहराई पर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, एक शेलो प्लेटफॉर्म होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो शेलो कहलाता है, जेंटली स्लोपिंग होता है ये, ठीक है। ये इसका जो एक्सटेंड है, आप समझ लो मार्जिन ऑफ इसका जो कॉन्टिनेंट होता है वो शेलो सीज या गल्फ जैसा देखने को मिलता है। कह रहा आपको जैसे इलाके देखने को मिलेंगे नॉर्थ पैसिफिक कॉन्टिनेंट के, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे, एंडेस वाले मिलेंगे। कह रहा एक बात ध्यान रखना, कुछ प्लेसेस में कोस्ट में एक्सट्रीमली माउंटेनस होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है इंटायरली वहाँ पर माउंटेन्स वगैरह एब्सेंट होते हैं। तो यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ध्यान रखना, टुगेदर सभी ओशंस का ये 7.5% जो है ये कवर करती है टोटल एरिया ऑफ द ओशंस, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सेडिमेंट्स होते हैं, थिकनेस होती है, और ये सब कैसे आता है? रिवर्स और ग्लेशियर्स की मदद से आता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यू फाउंडलैंड, साउथ ईस्ट एशिया। सबमर्ज जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया का, वो भी ये कहलाता है। यहाँ मैसिव आप समझ लो सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो होते हैं वो रिसीव होते हैं। यहाँ क्या बोला गया देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड। सी लेवल राइज होने की वजह से जो कॉन्टिनेंट सबमर्ज हो गए हैं, उसी के पार्ट को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। यहाँ वेव इरोजन देखने को मिलेगा, इरोड होगा यहाँ पे सी, तो डिपोजिशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, राइट। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में याद रखना, ये बहुत ही ग्रेट जोग्राफिकल रीजंस की वजह से कहलाता है। यहाँ पे बहुत शेलोनेस है, यहाँ पर जो सनलाइट है वो चली जाती है पानी के अंदर। पानी के अंदर यहाँ पे जब सनलाइट चली जाती है तो इसी वजह से जो माइन्यूट प्लांट हैं, दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनकी ग्रोथ आसानी से हो जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ये वाला पार्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, यहाँ पर प्लैंकटन बहुत सारे आपको मिलेंगे, मिलियंस आपको बॉटम फीडिंग फिशेस भी मिलेंगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को इसीलिए रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड है, नॉर्थ सी है, सुंडा शेल्फ है, ये सारी की सारी यहाँ पर पाई जाती हैं। इनकी लिमिटेड डेप्थ है, जेंटल स्लोप है, ये सारा का सारा जो एरिया है कोल्ड अंडर करंट्स है, यहाँ पर हाइट ऑफ द टाइड्स को इंक्रीज़ करा गया है। जितने भी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट सी पोर्ट हैं, साउथहैम्पटन, लंदन, हैम्बर्ग, रॉटरडैम, हांगकांग, ये सारे के सारे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट सी पोर्ट्स का पार्ट यहाँ पर कहलाते हैं। अच्छा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ध्यान रखना, फिर से रिवाइज कर लो, 70 से 80 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है। इसमें शेल्फ्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, बहुत नैरो सी मार्जिन होती है। जैसे अगर आप चिली का कोस्ट देखो तो वहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस वगैरह जो मिलते हैं ना, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही पार्ट होते हैं। डेप्थनेस तो आपको पता ही है। अच्छा, इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मरीन फूड मिलता है, रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, पोटेंशियल साइट है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन 20% वहाँ से हो सकता है, आयरन मैंगनीज हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, कॉपर गोल्ड मिलता है, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। अब हम जानते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होती है। जो किनारे होते हैं ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ के, जो एज होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा ये
कॉन्टिनेंटल जो स्लोप है वो कॉन्टिनेंटल एक तो शेल्फ को ना कनेक्ट करती है ये ओशन बेसिन से, ओशन के बेसिन से ये कनेक्ट करती है। याद रखना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप को कनेक्ट करती है ओशन बेसिन के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो ग्रेडियंट है वो 2 से 5 डिग्री तक देखने को मिलता है। अगर हम और डिटेल में जाएं इसके बारे में तो आप देख लो, जो इसकी डेप्थ है वो आपको 200 से लेकर 3000 मीटर तक देखने को मिलेगी। किसकी? कॉन्टिनेंटल स्लोप की। इसका जो सीवर्ड एज है कॉन्टिनेंटल स्लोप का, वो धीरे धीरे घिस घिस के कॉन्टिनेंटल राइज करवाता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप एक तरह की बाउंड्री है जो दिखाती है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट का एंड हो रहा है। ज़्यादातर इस रीजन में, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला रीजन होता है, यहाँ पर आपको कौन से लैंडफॉर्म्स मिलेंगे? कैनियंस देखने को मिलेंगे। कौन से? कैनियंस या ट्रेंचेस देखने को आपको यहाँ पर मिलती है। क्या मिलेगी? कैनियंस एंड ट्रेंचेस देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ध्यान रखना इस बात का, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसे हम कहते हैं आपका डीप सी प्लेन्स, या इसको एबिसल प्लेन्स भी कहा जाता है। अंड्यूलेटिंग प्लेन्स होते हैं, यानी जेंटली स्लोपिंग एरिया में होते हैं, फ्लैट होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरीन जो सेडिमेंट है ना, इतने इरोड हो चुके होते हैं उस पानी में, इतने सेडिमेंट वो सारे शैलो होते 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 इरेगुलर टोपोग्राफी बना लेते हैं। तो आप ये समझो 2 से 3 माइल बिलो होते हैं ये सी लेवल पर, और 2/3 ओशन फ्लोर को कवर करते हैं। जनरली मैंने आपको बताया ना, इनको एबिसल प्लेन्स भी बोला जाता है क्योंकि फीचरलेस हैं। मॉडर्न साउंडिंग डिवाइसेस बस ये बताते हैं कि हाँ ये कितने दूर हैं उस लेवल से। अच्छा, ये जो है इसकी जो डेप्थनेस होती है वो 3000 से लेके 6000 मीटर तक होती है। ये जो प्लेन्स हैं कवर किए गए हैं, फाइन सेडिमेंट्स मिलेंगे आपको, क्ले मिलेगा, सिल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इस तरह के यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने को। और ये ज़्यादातर मिलता है आपको सी लेवल जहाँ राइज हो जाता है, अजॉर्स में, असर्शन आइलैंड्स में वगैरह में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं ओशन डीप्स में, या इनको हम ट्रेंचेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रेंचेस भी कहते हैं। ओशन डीप लॉन्ग है, नैरो है। क्या है? लॉन्ग है और नैरो है। ये देखो आप, ट्रेंचेस हैं ये। ग्रेट आपको ओशन डीप्स में मिलेंगे, डेप्थ ऑफ 5000 से 3000 फीट तक। यानी ये जो ट्रेंचेस होते हैं ये स्टीप साइडेड डिप्रेशन बनाते हैं, और ओशन के डीपेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रेंचेस। टेक्टोनिक्स ओरिजिन की वजह से ऐसा होता है। जो ओशन में कन्वर्जेंस आएगा, ओशन कॉन्टिनेंट में कन्वर्जेंस आएगा, 3 से 5 किलोमीटर ये ओशन फ्लोर में फैल के इतने डीपर हो जाते हैं। फिर जो ट्रेंचेस हैं ये ना, जो बॉर्डरिंग फोल्ड माउंटेन्स के पैरेलल चल रही होती हैं, एक तरह की आइलैंड चेन बनाते हैं ये। ट्रेंचेस बहुत कॉमन है पैसिफिक ओशन में, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मरियाना ट्रेंच सुना होगा आपने। एक्टिव वोल्केनोज, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ग्रेटेस्ट नोन ओशन डीप क्या है? मरियाना ट्रेंच नियर गुआम आइलैंड। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा, समझ लो आप, बहुत डीप होते हैं ये, और यहाँ पर ही आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस। ठीक है, अब हम चलते हैं ओशनिक डिपॉजिट्स की वजह से क्या क्या ओशन फ्लोर पर एक्टिविटी होती है। देखो, जब कोई भी मटेरियल इरोड होगा, घिस जाएगा अर्थ से, तो विच आर नॉट डिपॉजिटेड बाय रिवर या कोस्ट से नहीं हो पा रहा है, तो वो ओशन फ्लोर पे चला जाता है। उसी को स्लो सेडिमेंटेशन कहते हैं, कि जो इरोडेड मटेरियल है वो स्लोली फिल्टर होकर ओशन के पानी में जाके कहीं सेटल हो गया, किसी लेयर पे जाके चला गया जो अभी तक पता नहीं है। फिर धीरे धीरे जब वो एक डिपॉजिट का रूप लेता है तब पता चलता है, ओह अच्छा, ओशन फ्लोर पे ये बना हुआ है। बात समझ रहे हो आप? तो इसी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा द मड्स। अब मड्स क्या होती हैं ये समझ लेते हैं हम। देखो, मड्स का मतलब है टेरिजिनस डिपॉजिट, यानी ये डिराइव कैसे हुए? लैंड से डिराइव हुए। जब जाके ये आपके जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिपॉजिट हो जाते हैं तो ब्लू, ग्रीन या रेड मड के फॉर्म में दिखाई देने लग जाते हैं, केमिकल कंटेंट की वजह से जो भी कलर आ जाए, उसी को कहते हैं मड्स का ओशन फ्लोर में डिपॉजिशन की वजह से क्रिएट होना।
ऐसे ही आपके होते हैं उजिस। उजिस का मतलब होता है कि आपका बेसिकली एक तरह का पैलेजिक डिपॉजिट है, बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत मडी होता है। ये डिपॉजिट है ओशन फ्लोर में, जिसकी वजह से 30% स्केलेटल रिमेन जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से होता है उससे बनता है। ये ओशन फ्लोर में डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, जब वो बहुत स्लो एक्यूमुलेट होता है उनके कारण ये बनता है। जैसे पाइथो प्लैंकटन है, जैसे जू प्लैंकटन है, ये सारे उजिस के फॉर्म में क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देर मेड अप ऑफ शेली एंड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उससे ये क्रिएट होता है और उससे जाके ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी में देखो आगे की बात अगर हम देखें तो ये जो क्ले है बेसिकली दे ऑकर मेनली एज रेड क्लेज इन द डीपर पार्ट ऑफ द बेसिन्स। पर्टिकुलरली ये अबेंडेंट रहती हैं पैसिफिक ओशन में। रेड क्ले का तो माना ही जाता है वोल्केनिक डस्ट से बनती है ये। ठीक है, समझ में आ गया ओशन फ्लोर से कैसे डिपॉजिट है। अब ये भी देखना है कि ओशन में सेलिनिटी कैसे आ जाती है, ओशन में इतना नमकीनापन क्यों है, नमकीनपन कैसे आ जाता है। तो जो सेलिनिटी है ऑफ द ओशन वाटर, उसके बारे में हम समझते हैं। देखो ऑलमोस्ट एवरी नोन जो केमिकल है कैन बी फाउंड इन वेरिंग प्रपोर्शन में पाया जाता है। मोस्ट जो करेक्टरिस्टिक फीचर ओशन का है वो है उसकी सेलिनिटी। अगर आप उसको फ्रेश वाटर लेक से, स्ट्रीम से अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि सेलिनिटी के कारण ऐसा हो रहा है। तो जितने भी सी वाटर हैं उसके अंदर क्या है, डिजॉल्व्ड मिनरल मटेरियल है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट का नाम दे रहे हैं। अदर इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सारे के सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू फ्री मूवमेंट, क्योंकि पानी का एकदम ओशन वाटर का एकदम फ्री मूवमेंट है, प्रपोर्शन है डिफरेंट सॉल्ट्स के, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स के, तो जो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट सोल्यूशन का इन ओशन, वो यहाँ पर कह रहा है डज वेरी अप्रिकेबली, बहुत ज़्यादा ये वेरी करता है। और इसको हम सेलिनिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो डिग्री है सॉल्टनेस की पानी में, परसेंटेज उसका नाप लेते हैं, उसी हिसाब से इसको हम सेलिनिटी की डिग्री को जानने के लिए, अच्छा इस डिग्री को नापने के लिए यहाँ पर एक आइसोहेलिन्स होते हैं, वो लाइन जो आपको बताएंगे कि इसमें डिग्री ऑफ सेलिनिटी का क्या रहता है। तो जनरली स्पीकिंग जो एवरेज सेलिनिटी ओशन की रहती है वो 35.2% है, यानी अबाउट 35 पार्ट ऑफ सॉल्ट एंड 1000 पार्ट ऑफ वाटर देखने को मिलता है। यानी अगर आप बाल्टिक सी में जाओ, वहाँ पर आपको जो डाइल्यूजन है फ्रेश वाटर में, मेल्टिंग आइस में भी, इसमें सेलिनिटी समझ लो होती सभी में है, सेलिनिटी सभी सी में होंगे, लेकिन फ्रेश वाटर में कम होती है सेलिनिटी। जैसे कह रहा है कि 7% आपका इन द रेड सी वेयर देयर मच, क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन वगैरह होता है, फ्यूअर रिवर्स होती है फ्रेश वाटर लेकर आती हैं, तो वहाँ पर एवरेज सेलिनिटी इंक्रीज टू 39% तक है। ऐसे ही हर सी का कह रहा है कैस्पियन सी में सेलिनिटी इतना हाई है 180%, और डेड सी में तो और ज़्यादा है। तो यानी कि डिपेंड क्या करता है कि रिवर्स आसपास की कैसा पानी लेकर आ रही हैं, दूसरा उसका आसपास कितना इवेपोरेशन हो रहा है, ये सारा कुछ देखा जाएगा। तो सॉल्ट जो कलेक्ट होता है वो शोर से हो जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी बताता है कि कितना यहाँ पर सेलिनिटी होगी। समझ रहे हो, तो सेलिनिटी कैसे अफेक्ट होती है, मिक्सिंग विद, एक तो फ्रेश वाटर है कि मिक्सिंग विद सी वाटर कैन लेस सेलाइन अगर है, फ्रेश वाटर से मिक्स होकर आ रहा है तो वो डिपेंड करता है। दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है आपका रॉक्स के साथ। अगर सॉल्ट देखो कैसे एंटर हुआ, वाटर वेज की वजह से, जब उसका सॉल्ट रॉक से कॉन्टैक्ट हुआ, उसमें सॉल्यूबल मिनरल्स थे तो वो भी घुस गए, तो उस हिसाब से सॉल्ट जो है वो वेरी करता है। अब और कौन से फैक्टर्स हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन है। रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे बहुत आपका डिपेंड करता है कि आपका ओशन में कितना सेलिनिटी होगी। अगर देखो वाटर फ्रिंजिंग हाई प्रेशर बेल्ट है, ट्रेड विंड डेजर्ट वाला है, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ में आ रहा है, साउथ में आ रहा है, तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है, टेम्परेचर भी हाई है, लो ह्यूमिडिटी है, जिसके कारण टेम्परेचर ओशन जो क्या करेगा, जो टेम्परेट ओशंस में क्या होता है, उल्टा होता है, वहाँ सैलिनिटी कम होती है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जहाँ पे इवेपोरेशन कम हो रहा है, ये कारण सबसे बड़ा है जिसकी वजह से आपका सॉल्ट अफेक्ट होता है। अच्छा, दूसरा जो कारण है वो है अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो प्रेसिपिटेशन द्वारा ऐड किया जाता है, यानी स्ट्रीम्स के द्वारा, आइसबर्ग्स के द्वारा। देखो सैलिनिटी वहाँ कम होगी, एवरेज 35% रहते हैं इक्वेटोरियल वाटर में, क्योंकि यहाँ पर हैवी डेली रेनफॉल आ रही है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तो जो भी ओशन ह्यूज रिवर्स में, जैसे अमेजोन में है, कॉन्गो है, गैंगस है, इरावडी है, मेकॉन्ग, इन सब में जो सॉल्टनेस होती है वो डाइल्यूटेड आती है फॉर्म में,
इसलिए इनका सॉल्टिंग यहाँ पर सैलिनिटी कम होती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो कि बाल्टिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक में सैलिनिटी ऑफ लेस देन 32% होती है, यहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट है, लिटिल इवेपोरेशन हो रहा है, तो ऐसी जगह पर तो कह रहा है कि देखो डिपेंड करता है, अगर फ्रेश वाटर बहुत ऐड हो रहा है सी के अंदर प्रेसिपिटेशन की वजह से, स्ट्रीम्स की वजह से, आइसबर्ग्स की वजह से, तो भी सैलिनिटी जो होगी, कह रहे देखो आइसबर्ग्स मेल्ट होके जो इतनी भी ओबी, एनसी, मैकेंजी रिवर है इनमें चला जाता है, तो उसकी वजह से सैलिनिटी जो है वो सी की कम हो जाती है। फिर तीसरा फैक्टर कह रहा है कि डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट्स, करंट्स के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल एयर की मूवमेंट है ओशंस में, उसको हम करंट जो बोल रहे हैं, उसको बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि होली और पार्शली ना जो कैस्पियन सी है, मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, ये पानी को ना बहुत फ्रीली ओशन वाटर में नहीं मिक्स होने देते हैं। दे नॉट पेनिट्रेटेड बाय ओशन करंट। सैलिनिटी तब हाई है जिसमें ऑफन 37% लगता है। तो इन एरियाज ऑफ इनलैंड ड्रेनेज विदाउट लेइंग द ओशंस कॉन्टिन्यू, जहाँ पे इवेपोरेशन चलता जा रहा है, सॉल्ट मिलते जा रहे हैं, तब जाके वहाँ पर जो रेंज ऑफ सैलिनिटी है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, जहाँ पर फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर है बाय सरफेस एंड सब सरफेस। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि ओशन वाटर का या ओशन वाटर में टेम्परेचर कैसे होता है। तो कह रहे हैं लाइक लैंड मास है, ओशन वाटर भी वेरी करता है। ध्यान से सुनना, जैसे लैंड मासेस में अलग अलग टेम्परेचर होता है ना, वैसे ही ओशन वाटर में भी प्लेस टू प्लेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि टेम्परेचर बहुत वेरी करता हुआ नज़र आता है। जैसे कह रहा है कि वाटर वार्म करता है, कूल डाउन हो जाएगा मच मोर स्लोली देन द लैंड। देखो लैंड जो होता है ना वो ठंडा गर्म जल्दी होता है अगर आप देखो, लेकिन जो पानी होता है उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और उसको ठंडा होने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इट इज़ लेस देन 10 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो सिंस वाटर वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन मच मोर स्लोली देन द लैंड, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो ओशन का होता है वो भी कम होता है, 10 फ़ारेनहाइट होता है। जनरली जो इसका मीन एनुअल टेम्परेचर दे रखा है वो वाटर डिक्रीज टू 70 फ़ारेनहाइट, इक्वेटोरियल में 55 हो जाएगा, लैटिट्यूड में डिपेंड होगा अपॉन द, समझ लो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाईएस्ट अगर आपका जितना भी होगा पानी वाला तो उतना ही डिपेंड वो करेगा। हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है रेड सी की तरफ। अंटार्कटिक वाटर बहुत ठंडा होता है क्योंकि उसमें वहाँ पे परमानेंटली फ्रोजन पैक आइस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डिपेंड करता है वर्टिकली, अगर आप विद इंक्रीजिंग डेप्थ देखोगे तो हर जगह पर जो पानी है ओशन का टेम्परेचर गाइस बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे लैंड में हम देखते हैं ना, वैसे ही ओशन का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादातर वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस समझ लो अराउंड रहता है। लेकिन टेम्परेचर डिपेंड करता है वहाँ की लोकेशन पे। अगर ट्रॉपिकल रीजन होगा तो वहाँ 30 डिग्री ओशन का टेम्परेचर रहेगा, हाई लैटिट्यूड पे 0 डिग्री सेल्सियस भी देखा जाता है। तो आप बात समझ रहे हो। तो जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है ज़्यादातर आप मान के चलो वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर भी इसका अलग होता है, क्योंकि आप देखो जो टेम्परेचर की हम स्टडी कर रहे हैं ना ओशन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो मूवमेंट है ना लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर्स का, वर्टिकल है, ओरिजेंटल ओशन करंट्स हैं, सब पे क्लाइमेट कैसा है, कोस्टल लैंड्स का, मरीन ऑर्गेनिजम्स कितनी डेप्थ पे वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पर ओशंस में हीट का सोर्स क्या है, अगर डायरेक्ट आ रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सारी ही चीज़ों का असर यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स की बात करते हैं। तो वो ओशन करंट्स क्या हैं, लार्ज मासेस हैं सरफेस वाटर के, ये रेगुलर पैटर्न्स में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते चले जाते हैं। तो दैट फ्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन से पोलवर्ड जाएंगे, उसका हायर सरफेस टेम्परेचर है, वार्म करंट्स हैं। तो दोज दैट फ्लो फ्रॉम पोलर रीजन की तरफ से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सरफेस टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पर आपको कोल्ड करंट्स मिलेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ हम नाम मैंने आपको कल पूछा था ना कि वार्म करंट्स कोल्ड करंट्स के नाम बताओ। देखो वार्म करंट्स का नाम वार्म करंट कैसे पड़ा, वार्म करंट का मतलब है जब ओशन का इक्वेटोरियल रीजन पोलवर्ड से लेकर जाएगा, इक्वेटर से जब पोल्स में जाएंगे करंट, समझ रहे हो फ्लो ओशन का, तो वो हाई सरफेस टेम्परेचर होता है, इसीलिए वो पानी गर्म होता है। इसके उल्टा जब पोलर रीजन से फ्लो पोर्शन का निकलेगा और इक्वेटर तक पहुंचेगा तो वो कोल्ड करंट्स है। यानी डायरेक्शन निर्भर करती है कि ये ओशन करंट वार्म होगा या कोल्ड होगा। इसी पे और बातें डिपेंड करती हैं प्लैनेटरी विंड्स।
अगर इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच में जो ट्रेड विंड्स मूव कर रही हैं इधर से उधर, तो अगर वहाँ पर वो इक्वेटोरियल जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है वो डिपेंड करेगा, पोलर वर्ड जा रहा है, ईस्टवर्ड जा रहा है, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। कह रहा उसके साथ ही साथ वेस्टर्लीज, कह रहा जो टेम्परेट लैटिट्यूड है वहाँ पर वेस्टर्लीज भी ब्लो करती हैं, तो दो दे आर लेस रिलायबल देन द ट्रेड विंड्स, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो भी पानी का होता है। ये सारा का सारा प्लानिटरी वे, जैसे देखो प्रोबेबल डोमिनेंट फ्लोज हैं, इसकी वजह से ओशन करंट पे बहुत असर पड़ता है वहाँ के प्रिवेलिंग विंड्स का। इसी के साथ साथ वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है ये भी डिपेंड करता है। अगर देखो टेम्परेचर में भी डिफरेंस पाया जाता है, देखो जो वार्म वाटर है ना वो लाइट पानी होता है, वो राइज कर जाएगा बड़े आराम से। जो कोल्ड वाटर होता है वो बड़ा डेंस होता है, वो सिंक करता है। तो जो वार्म इक्वेटोरियल वाटर होगा वो धीरे धीरे चल के पोलर वर्ल्ड तक पहुंच जाएगा, जो हैवियर कोल्ड वाटर होता है वो स्लोली पहुंचेगा। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है सेलिनिटी जो है ओशन वाटर की वो भी प्लेस टू प्लेस बहुत वेरी करती है। जहाँ पर पानी में बहुत ज़्यादा नमक मिलेगा आपको ओशंस में, वो डेंसर देन द वाटर ऑफ लो सेलिनिटी। जहाँ पानी में हाई सेलिनिटी है वो डेंसर है, जहाँ लो है वहाँ पे कम डेंसर है। तो यानी कि हेंस वाटर ऑफ लो सेलिनिटी जो होता है, इसमें लो सेलिनिटी है, वो फ्लो करके पहुँचेगा हाई सेलिनिटी के पास। हाई सेलिनिटी फ्लो एट द बॉटम टूवर्ड्स वाटर ऑफ लो सेलिनिटी, मतलब यहाँ पर ऐसे चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि देखिए मेडिटेरियन रीजन है, वहाँ पे सेलिनिटी जो है बिटवीन ओपन अटलांटिक एंड दोज ऑफ पार्शली जो इनक्लोज मेडिटेरियन सी, उसका डिफरेंस है ही। आपको जो अटलांटिक फ्लो में लेस सेलाइन वाटर मिलेगा, मरीन की तरफ आप थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए तो वहाँ पर आपको थोड़ा मिल सकता है सेलिनिटी। फिर अर्थ की रोटेशन पर भी निर्भर करता है कि ओशन का कैसा रहेगा। देखो अर्थ का रोटेशन जो होता है ना वो फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करता है, जैसे ओशन करंट टू द राइट कर देगा। नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, सर्कुलेशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम है, कैनरीज करंट है। सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लोज डायरेक्शन में चलता है। तो ये भी डिपेंड करता है, ध्यान रखना, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लैंड भी एक डाइवर्जन का कारण है, लैंड मास भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करता है।